लाउडस्पीकर विवाद पर महाराष्ट्र सरकार को 3 मई का अल्टीमेटम देने वाले राज ठाकरे औरंगाबाद में 1 मई की अपनी रैली के लिए निकल चुके हैं। पुणे जाते हुए रास्ते में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता उनके स्वागत में उत्साह से भरे हुए दिख रहे थे। फिलहाल पुलिस प्रशासन के लिए चिंता का सबब बनी इस रैली को अब इजाजत मिल भी गई है, लेकिन उसके लिए राज ठाकरे को कुछ शर्तों का पालन करना होगा। कौन सी है वो शर्तें, देखिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। महाराष्ट्रातल्या सगळ्या मशिदींवरच्या मौलवींशी तुम्ही त्यांना बोलवून घ्या, त्यांना सांगा सर्व मशिदींवरचे लाउडस्पीकर हे उतरले गेले। हाथों में फूल और नारों की गूंज के साथ एमएनएस कार्यकर्ताओं ने वाशी टोल नाके पर जिस गाड़ी को घेरा है उसमें सवार हैं एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे, जो पुणे की ओर जा रहे हैं। राज ठाकरे पुणे में 2 दिन रुकेंगे और इसके बाद वहीं से वो औरंगाबाद जाएंगे, जहां 1 मई को उनकी रैली होनी है, जो काफी वक्त से सुरक्षा और मुद्दे की संवेदनशीलता को देखते हुए चर्चा में है। इस सब के पीछे राज ठाकरे की वो चेतावनी है जो उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को लाउडस्पीकर के मुद्दे पर दी थी। राज ठाकरे ने लाउडस्पीकर पर अजान की आवाज को बंद करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को 3 मई तक अल्टीमेटम दे रखा है। पण आज 12 तारीख आहे, 12 ते 3 मे महाराष्ट्रातल्या सगळ्या मशिदींवरच्या मौलवींशी तुम्ही त्यांना बोलवून घ्या, त्यांना सांगा सर्व मशिदींवरचे लाउडस्पीकर हे उतरले गेले पाहिजेत, खाली आले पाहिजेत। 3 तारखेनंतर तुम्हाला कोणताही त्रास आमच्याकडनं होणार नाही। 3 मई को मंगलवार है, यानी भगवान हनुमान का दिन। हालांकि ये बात राज ठाकरे के तारीख चुने जाने के गणित का हिस्सा है या नहीं, ये साफ नहीं, लेकिन तभी से पुलिस प्रशासन में हलचल मच गई, क्योंकि इस रैली से राज्य में अशांति फैलने की आशंका है। ऐलान के बाद ही महाराष्ट्र सरकार की तरफ से इस पर जवाबी वार चलने भी शुरू हो गए थे। शिवसेना ने कहा था कि राज ठाकरे खुद बीजेपी के लाउडस्पीकर बन गए हैं। बीजेपी ने उनको छूट दी है, अभय दिया है, उसके बाद ये भोंगा शुरू हुआ। 1.5 साल तक इस पार्टी का भोंगा बंद था और हिंदुत्व के बारे में हमें कोई सिखाने की जरूरत नहीं है। हालांकि 3 मई से ठीक पहले 1 मई को औरंगाबाद में होने वाली राज ठाकरे की रैली को इजाजत मिल गई है, लेकिन ये सभा उन्हें महाराष्ट्र पुलिस की शर्तों पर करनी होगी। इन शर्तों में सबसे अहम शर्त है कि कोई भी भड़काऊ भाषण यहाँ नहीं होगा। पुलिस ने हिदायत दी है कि सभा में किसी भी वंश, जाति, भाषा, वर्ण, प्रदेश, जन्म स्थान, धर्म या परंपरा को लेकर किसी भी व्यक्ति और व्यक्ति समूह का अपमान न हो। किसी भी धर्म, समुदाय या परंपरा के खिलाफ उकसाने वाली गतिविधि, बयान या भाषण न दिया जाए। सभा 1 मई को शाम 4:30 बजे से रात 9:45 बजे के बीच ही हो। सभा के लिए इस्तेमाल करने वाले लाउडस्पीकर सिस्टम की आवाज तय मानकों से ज्यादा न हो। एक तरफ लाउडस्पीकर पर अजान की आवाज बंद करने को लेकर राज ठाकरे और उनकी पार्टी ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो दूसरी तरफ ठाकरे ने यूपी में योगी आदित्यनाथ की लाउडस्पीकर को चलाई गई मुहिम की तारीफ करके भी महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा। मैं धार्मिक स्थलों, खास तौर पर मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए योगी सरकार को बधाई देता हूं और उनका आभारी हूं। अफसोस की बात है कि महाराष्ट्र में कोई योगी नहीं, बल्कि हमारे पास भोगी है। उम्मीद और प्रार्थना करता हूं कि महाराष्ट्र सरकार को सद्बुद्धि आएगी। खबरें तो ये भी हैं कि राज ठाकरे जल्द अयोध्या जा सकते हैं और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात कर सकते हैं। मुंबई में इसी साल बीएमसी के चुनाव होने जा रहे हैं। सियासी पंडितों का मानना है कि मराठी के मुद्दे ने राज ठाकरे को कोई राजनीतिक फायदा नहीं पहुंचाया है और राज ठाकरे ने अब इसके लिए एक नया मुद्दा अपनाया है, हिंदुत्व का। खुद को हिंदुत्ववादी नेता साबित करने की इस कोशिश में राज ठाकरे अब बीजेपी के करीब जाते नजर आ रहे हैं। और अब राज ठाकरे 1 मई की रैली के लिए रवाना हो चुके हैं। इन तस्वीरों में उनका कारवां वाशी के टोल नाके से गुजरता दिख रहा है। पुणे पहुंचने के बाद वो 1 मई को औरंगाबाद में रैली के लिए पहुंचेंगे। पुणे में आज एमएनएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेताओं के बीच एक बैठक हुई। इस बैठक में तय हुआ कि 3 मई को ये तमाम लोग पुणे के अलग अलग हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों में लाउडस्पीकर पर आरती करेंगे।
ठाकरे के ऐलान के बाद एमएनएस के कार्यकर्ता मुंबई और आसपास के इलाकों में लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ कर चुके हैं और उनका कहना है कि अगर मस्जिदों पर से लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए तो मस्जिदों के सामने भी लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा पढ़ने की उनकी तैयारी है। लेकिन सरकार का कहना है कि लाउडस्पीकर लगाना या हटाना उसका काम नहीं है। महाराष्ट्र में नेताओं के फोन टैपिंग मामले में दायर चार्जशीट में एक बड़ा खुलासा हुआ है और वो कोर्ट में दाखिल कर दिया गया है। चार्जशीट से खुलासा हुआ है कि 2019 में संजय राउत और तब के बीजेपी नेता एकनाथ खड़से के फोन टैप किए गए थे, वो भी तब की एसआईडी प्रमुख रश्मि शुक्ला के आदेश पर। फोन टैपिंग के इस मामले से महाराष्ट्र की राजनीति में अब एक नया उबाल आने वाला है, समझ लीजिए। 3 साल पहले जब महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार बनाने की प्रक्रिया चल रही थी, तब अघाड़ी सरकार के 2 बड़े नेताओं के फोन सुन रही थी राज्य की खुफिया विभाग की कमिश्नर रश्मि शुक्ला। चार्जशीट में अपने निष्कर्ष में पुलिस ने बताया कि उन्हें जांच के दौरान ऐसा लगता है कि ये फोन टैपिंग किसी राजनीतिक दल या किसी राजनीतिक व्यक्ति के लिए किया गया था। जिन नेताओं के फोन टैप किए जा रहे थे उनके नाम है शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत और एनसीपी के नेता एकनाथ खड़से। 2019 के इस फोन टैपिंग कांड का खुलासा कोर्ट में दायर चार्जशीट के बाद हुआ है। सूत्रों के मुताबिक जांच अधिकारी ने कोर्ट में माना है कि संजय राउत और उस समय के बीजेपी नेता एकनाथ खड़से का फोन टैप किया गया था। ये सब आईपीएस रश्मि शुक्ला के आदेश पर किया गया। संजय राउत का फोन एस रहाटे और एकनाथ खड़से का फोन खड़ासने के नाम से टैप किया जा रहा था। आईपीएस रश्मि शुक्ला उस वक्त राज्य खुफिया विभाग यानी एसआईडी की प्रमुख थी। चार्जशीट के मुताबिक संजय राउत का फोन कुल 14 दिनों के लिए 7 नवंबर से 14 नवंबर 2019 और 18 नवंबर से 24 नवंबर 2019 तक रिकॉर्ड किया गया था। वहीं एकनाथ खड़से के 2 फोन नंबर 60 दिनों के लिए सर्वेलेंस पर रखे गए, 21 अगस्त से लेकर 17 अक्टूबर 2019 तक। एसआईडी के एक अधिकारी ने अपने बयान में बताया कि जब उसने पाया कि एस रहाटे के नाम से शिवसेना नेता संजय राउत और खड़ासने के नाम से एकनाथ खड़से का फोन टैप किया जा रहा है और जब उसने ये उस समय की एसआईडी चीफ रश्मि शुक्ला से कहा तो शुक्ला ने उससे कहा कि मैं कमिश्नर हूं, मैं बोलती हूं तो नंबर सर्वेलेंस पर लगा दो, 419 के पावर से लगा दो। अधिकारी के बयान के मुताबिक संजय राउत की रिकॉर्डिंग के दौरान उन्होंने पाया था कि उनके घर वालों के उन्हें फोन आते थे और ऐसे भी फोन आते थे जिसको वो सह्याद्री गेस्ट हाउस, मातोश्री, शिवसेना भवन जाने और वहां मीटिंग को लेकर बात कर रहे थे। चार्जशीट में बताया गया है कि कई बार उस वक्त एसआईडी की प्रमुख रश्मि शुक्ला भी रिकॉर्डिंग सुनने के लिए आया करती थी। चार्जशीट में रश्मि शुक्ला के बयान को भी जोड़ा गया है। शुक्ला ने अपने बयान में बताया कि मुझे इतनी पुरानी बातें याद नहीं है, मैंने राज्य की सुरक्षा के लिए कई फोन सर्वेलेंस पर लगवाए थे। मैंने किसी भी राजनीतिक दल या व्यक्ति विशेष के लिए फोन टैपिंग नहीं की, बल्कि सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए नियमों के मुताबिक ही जो करना था वो किया। संजय राउत ने फोन टैपिंग मामले पर बोला कि उन्हें इस बात का अंदाजा था कि उनका फोन टैप हो रहा है। संजय राउत ने कहा, मुझे किसी ने बताया था कि मेरा फोन टैपिंग पर रखा गया है, इसके बावजूद मैंने कभी अपना फोन नंबर नहीं बदला। मैंने कभी गलत काम नहीं किया तो डर कैसा। मुझे सतर्क करने के बावजूद भी मैं उसी नंबर पर बात करता रहा। साल के आखिर में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, आप सबको मालूम है। विधानसभा चुनाव है और चुनावी बिसात बीत चुकी है। बीजेपी ने जोर लगाना शुरू कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गुजरात दौरे पर पहुंच गए हैं। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी, लेकिन इससे पहले एक जनसभा में उन्होंने गुजरात का जिक्र किया और विपक्षी दलों को चुनौती देते हुए कहा कि जो पार्टी बीजेपी के साथ मुकाबला करना चाहती है उसे आने वाले समय में और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में पहुंचकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चरखा चलाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। नड्डा ने विजिटर्स बुक में भी अपने विचार लिखे। इससे पहले जब नड्डा अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचे थे तो उनका भव्य स्वागत हुआ। गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल, गुजरात के भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल ने नड्डा का स्वागत किया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। उन्होंने एयरपोर्ट पर सरदार पटेल की मूर्ति पर फूल भी चढ़ाए। आश्रम पहुंचने से पहले ही नड्डा ने जनसभा में बीजेपी का चुनावी बिगुल फूंक दिया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बोले, ये स्वागत सिर्फ मेरा नहीं है, ये स्वागत है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का, क्योंकि जिनको भी हमारी पार्टी में काम करने का सौभाग्य मिला है वह विचारधारा की दृष्टि से स्पष्ट हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी का पर्यायवाची नहीं है, यही पार्टी है जिसके माध्यम से हमको रास्ता लेते हुए आगे बढ़ना है। और इसलिए हम लोगों को आने का सौभाग्य मिला, यह हमारा सौभाग्य है।
जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की विचारधारा को न केवल भारत में बल्कि देश दुनिया में भी पहचान मिल रही है। नड्डा ने सरदार पटेल से शुरू करके पीएम मोदी तक के योगदान का जिक्र कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रवाद और विकासवाद के माध्यम से टक्कर दी है तो परिवारवाद को, टक्कर दी है तो क्षेत्रवाद को, टक्कर दी है तो जातिवाद को, टक्कर दी है तो संप्रदायवाद को, और आगे बढ़ाया है तो राष्ट्रवाद। जेपी नड्डा ने ये भी कहा कि उन्हें विश्वास है कि बीजेपी विकासवाद की एम्बेसडर बनकर गुजरात में जीत दर्ज करेगी। सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास के संकल्प के साथ ही बीजेपी आगे बढ़ रही है। इसके साथ ही उन्होंने बुलडोजर की राजनीति को लेकर कहा कि जब तक कानून के दायरे में कोई कार्रवाई हो तब तक ठीक है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजनीति की रीति, नीति, कल्चर, संस्कृति बदल डाली है। इससे पहले राजनीतिक दल आते थे, सत्ता उपयोग करते हुए अपना उत्थान करते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सत्ता को साधन माना, माध्यम माना, लोगों की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए। इस बात को हमको याद रखना चाहिए। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। ये रिपोर्ट कार्ड की संस्कृति किसने दी? कभी इससे पहले कोई राजनीतिक दल रिपोर्ट कार्ड लेके आया है? आपको याद होगा, लोग मैनिफेस्टो लेके आते थे, लुभावने नारे देते थे, 5 साल में लोगों को भुला देते थे, नया मैनिफेस्टो लेके आते थे और फिर राजनीति करते थे। पहले देश में क्षेत्रीय पार्टियां आई और धीरे धीरे क्षेत्रीय पार्टियां परिवार की पार्टियों में परिवर्तित हो गई। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में भी मैं बोल दूं, न तो ये इंडियन रह गई है, न ये नेशनल रह गई है, और नहीं ये पार्टी रह गई है, ये भाई बहन की पार्टी हो गई है। ये भी हमको याद रखना है। कार्यक्रम के बाद नड्डा ने राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ साबरमती आश्रम का दौरा किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।